नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना 1950 से 1990 के दौरान क्षेत्रीय संवृद्धि, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूं, जो कि इस पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। अगर आपके पास इतनी नॉलेज है तो यकीन मानिए कि आपसे इस चैप्टर से पूछे जाने वाला कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर 100% देंगे, ये मेरा आपसे दावा है। पर दोस्तों, ये वीडियो आपका लंबा जरूर होगा, क्योंकि मैं इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। बट अगर आप पूरा अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम ये समझते हैं, एक एक करके मैं आपको पॉइंट को समझाऊंगा। देखिए, पहले नंबर पे हमें ये समझना है, पहला पॉइंट हमसे कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत पिछड़ेपन की अवस्था में थी। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक लॉजिक समझा देता हूं, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। तो देखिए, मैं अगर इसका बेसिक आपको समझाऊं तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था तो मैंने आपको बता रखा है कि अर्थ का मतलब होता है आर्थिक क्रिया, और आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है कि ऐसी सभी क्रियाएं जिससे एक व्यक्ति अपनी जीविका प्राप्त करता है, या फिर जो दुर्लभ संसाधनों के से संबंधित होती है। जैसे जो भी दुर्लभ संसाधन होते हैं, जो सीमित संसाधन होते हैं, उनसे संबंधित क्रियाओं को ही हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था करने को ही दोस्तों आप क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी इकोनॉमी कहते हैं। इंग्लिश में हम अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी कहते हैं। अब ये जो अर्थव्यवस्था होती है ना, इसके क्षेत्रों में यानी इसके सेक्टरों में इसे बांटा जाता है। तो 3 सेक्टर होते हैं दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीयक क्षेत्र होता है, द्वितीयक, और एक तृतीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसे विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जानते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को दोस्तों हम सेवा क्षेत्र के रूप में जानते हैं। देखिए, जब भारत को अंग्रेजों से सन 1947 में आजादी मिली थी दोस्तों, तब भारत की अधिकांश जो जनता थी, मोर देन 70% जो जनसंख्या थी, वो कृषि पर ही आश्रित थी। यानी जो जीविका का एकमात्र और सबसे प्रमुख जो साधन था वो केवल कृषि था, और कृषि से जुड़े हुए जो भी चीजें, क्रियाकलाप थे, वो थे दोस्तों। और जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र था, ये लगभग ना के बराबर था, 10% के करीब, और तृतीयक क्षेत्र भी बहुत ज्यादा कम था। तभी दोस्तों पहले पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी दोस्तों? पिछड़ी थी, अत्यंत पिछड़ी हुई थी। अत्यंत पिछड़ी हुई थी मतलब कि केवल जो 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, उसमें से जो निर्भरता थी वो पहले क्षेत्र में सबसे ज्यादा थी इन कंपैरिजन ऑफ अदर 2 सेक्टर्स। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाता हूं। तो देखिए, पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था क्यों कहा गया है। अब दूसरे पॉइंट को हम समझते हैं। समृद्धि और विकास की प्रक्रिया को मांग तथा पूर्ति की शक्तियों पर छोड़ा नहीं जा सकता था। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है। अब दोस्तों, ये थोड़ा सा समझना है कि भाई समृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, ये आपको नहीं पता। तो मैं थोड़ा सा इसका बेसिक आपको समझाता हूं, फिर आपको ये पॉइंट को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया, पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं आपको 1 by 1 समझा ही रहा हूं।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि ये जो समृद्धि होती है ये होती क्या है, जिसे हम आर्थिक समृद्धि भी कहते हैं, वृद्धि भी कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। अभी होता क्या है, देखिए आप जानते हैं कि श्रम, पूंजी, भूमि और उद्गम, ये चार हमारे प्रमुख सेक्टर, ये चार हमारे उत्पादन के कारक होते हैं, प्राथमिक उत्पादन के कारक। देखो, प्राथमिक उत्पादन के कारक, प्राथमिक उत्पादन के कारक बोल रहा हूं मैं इन्हें, क्यों कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप इस मार्कर का या इस पेन का या इस माइक का या इस टी शर्ट का किसी का भी उत्पादन करना चाहते हो तो आपको मजदूर चाहिए, जो कि हमारा क्या हो गया, श्रम हो गया। आपको मजदूरों को सैलरी देने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और श्रमिक और वो जो मशीनें होगी उसको कहीं रखने के लिए जमीन चाहिए, यानी फैक्ट्री चाहिए। और फिर इन सबको हैंडल करने के लिए एक उद्यमी यानी एक बिजनेस माइंड चाहिए। तो आप किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा का निर्माण करना चाहती हैं तो आपको श्रम, पूंजी, भूमि, इन सब का प्रयोग करके आप क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का। ये जो उत्पादन, देखिए सिंपल सी बात है, उत्पादन के कारक और उत्पादन में क्या पाया जाता है, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। जितने ये ज्यादा होंगे उत्पादन उतना ज्यादा होगा, ये जितना कम होगा उत्पादन उतना कम होगा। और दोस्तों, उत्पादन जब बढ़ता है ना, लंबे समय के लिए समय की बात करें तो लंबे समय के लिए अगर उत्पादन बढ़ता है तो उसी उत्पादन को आप क्या कर सकते हो, जीडीपी, इस जो एक साल के दौरान जो एक देश की अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं दोस्तों, जीडीपी कहते हैं। और ये जो जीडीपी को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं ना। हर देश ये गणना करता है कि एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की अर्थव्यवस्था में कितनी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन हुआ। जितनी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होगा उस देश की उतनी ही आय होगी। तो दोस्तों, जिसे आप नाप सकते हो उसे हम कहते हैं समृद्धि। यानी दोस्तों, समृद्धि जैसे ही वर्ड आए तो आप समझ जाना, ये एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक रूप को प्रदर्शित करती है। और समृद्धि को बढ़ाने के लिए मतलब, और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, अब देखिए आपको ये तो चीज क्लियर हो गई कि समृद्धि क्या होती है, आपको ये तो चीज हो गई क्लियर। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं समृद्धि, आपको ये चीज समझाना पड़ेगा तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। एक होती है आर्थिक समृद्धि, मैं आर्थिक वर्ड लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छी बात है, आर्थिक समृद्धि। एक होता है आर्थिक विकास। देखिए, ये पूछा जाता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है। आर्थिक विकास की बात कर रहा हूं मैं अब। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, आर्थिक समृद्धि में क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, उत्पादन से रिलेटेड होता है जिसे आप माप सकते हो। क्लियर है। अब उत्पादन जो होता है, जितना अधिक उत्पादन होगा उतनी ही अधिक आय होगी। अगर ये आय, आर्थिक समृद्धि तो बढ़ रही है, बट दोस्तों उस आय का अधिकतर भाग कुछ चुने हुए लोग ही अपने पास रख लेते हैं। ज्यादा जो अमीर है वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। तो भैया, आर्थिक समृद्धि तो बढ़ रही है भारत की, बट आर्थिक विकास नहीं बढ़ रहा। आर्थिक विकास कब बढ़ेगा, जब ये आय का बंटवारा अधिकतर लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा से नीचे तबके तक, जो सबसे छोटे यानी जो सबसे निचले स्तर पे है उस तक को भी इस आय का यानी इस आर्थिक समृद्धि का लाभ पहुंचे, यानी जीडीपी का भाग उस तक भी पहुंचे, उसे भी कुछ वस्तु तथा सेवाओं की जो पूर्ति की जा रही थी उसमें वृद्धि हो, यानी उसकी आय में वृद्धि हो, तो ही वो आर्थिक विकास कहलाएगा। तो देखिए दोस्तों, आर्थिक समृद्धि का मतलब है उत्पादन में वृद्धि होना। आर्थिक विकास का मतलब है कि उस आय का समाज के सभी वर्गों को पहुंचना जिससे उनकी जीवन स्तर में भी सुधार हो। आर्थिक समृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक पहलुओं को शामिल किया जाता है, भले वो उत्पादन हो, भले वो निवेश हो,
भले वो उपभोग हो या उत्पादन से रिलेटेड वो कोई भी हो, आय हो। जैसे भाई मैंने कहा उत्पादन, उत्पादन होगा तो क्या होगी, आय होगी, आय होगी तो क्या होगा भाई, व्यय होगा, व्यय होगा तो क्या होगा, उपभोग होगा, उपभोग होगा तो क्या होगा भाई, नेचुरल सी बात है, निवेश होगा, है ना। ये पूरी जो चैन है इन्हें हम नाप सकते हैं कि देश में कितना उत्पादन हुआ, कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, कितना उपभोग हुआ, कितना निवेश हुआ। तो जिनको आप नाप सकते हैं वो आर्थिक समृद्धि के चर कहलाते हैं। और जबकि दोस्तों शिक्षा के स्तर में वृद्धि होना, स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि होना, लोगों की नैतिक शिक्षा में वृद्धि होना, देशभक्ति में वृद्धि होना, जिसे आप नाप भी सकते हैं, जिसे आप नाप नहीं भी सकते हैं, इसमें केवल मात्रात्मक पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसमें मात्रात्मक के साथ साथ दोस्तों गुणात्मक पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। अब देखिए आपको वो पॉइंट कैसे समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब देखिए आपको ये पॉइंट कितनी आसानी से समझ में आएगा कि यहां पे पॉइंट लिख रखा है कि समृद्धि में, यहां पे लिख रखा है कि समृद्धि और विकास की प्रक्रिया को मांग तथा पूर्ति की शक्तियों पर छोड़ा नहीं जा सकता था। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर जब भारत को सन 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली और जब भारत का 1950 में संविधान लागू हुआ और 1951 से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हुई, देश के आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, तब जो देश के राजनेता थे जिन्होंने आर्थिक नीतियां बनाई, समष्टिगत आर्थिक नीतियां या व्यष्टिगत आर्थिक नीतियां बनाई, तो उनको ये बात का बिल्कुल अच्छी तरीके से पता था कि अगर हम निजी उद्यमियों के सारे बैठ जाएंगे, चद्दर लेंगे और ओढ़ लेंगे और सोचेंगे कि भाई देश में जो आर्थिक समृद्धि है वो भी बढ़ेगी और आर्थिक विकास भी हो जाएगा अपने आप, तो ऐसा नहीं संभव था। क्यों नहीं था दोस्तों, क्योंकि जो निजी उद्यमी थे उनके पास दोस्तों पैसे की बहुत कमी थी। देखिए ये सेकंड पॉइंट ये बात बता रहा है भाई, मांग तथा पूर्ति की शक्तियों का मतलब है निजी उद्यमियों। देखिए दो सेक्टर होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, दो क्षेत्र होते हैं, एक तो भाई प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वो एक अलग बात है। और अगर जो वस्तु तथा सेवाओं को बनाने वाले, अगर एजेंट की बात करें, आर्थिक एजेंट की बात करें, आर्थिक एजेंट की बात करें जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों सरकारी क्षेत्र जो सरकार द्वारा किए जाते हैं, और एक होता है दोस्तों हमारा निजी क्षेत्र। जो निजी क्षेत्र थे ना दोस्तों, वो जो निजी उद्यमी थे उनको समृद्धि और विकास की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता था। हम ये नहीं कह सकते थे कि जो उस समय के बड़े बड़े उद्योगपति थे उनको कहें कि भाई तुम्हें ना सभी को रोजगार देना पड़ेगा, तुम्हें उत्पादन भी बढ़ाना है, बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे तो हम तुम पे ना कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, रीजन समझिए। पहला रीजन है कि उन्हें निवेश के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में फंड की कमी थी, यानी पैसे की कमी थी, निवेश नहीं था। क्योंकि भारत को पूरी तरीके से बर्बाद करके गए थे दोस्तों अंग्रेज। मेरी बात समझ आ रही है, लूट के गए थे पूरी तरीके से, आप समझ सकते हैं इस बात को। और दूसरी बात दोस्तों, जो बाजार का आकार था ना वो सीमित होने के कारण उन्हें निवेश की कोई प्रेरणा भी नहीं थी। यानी दोस्तों उन्हें लग रहा था कि चलिए भाई हमारे पास निवेश हो भी, तो भी वो निवेश मतलब तो भी वो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना नहीं चाहते थे, विकास को नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि दोस्तों जो समग्र मांग थी ना, मांग जो थी ना बाजार की वो बहुत कम थी। यानी लोगों के लिए केवल जीवन जीना ही बहुत बड़ी बात थी, उन्नति करना कुछ भी नहीं था भाई। मेरी बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें तो क्लियर हो गई। आप पूरा मेरे साथ अंत तक बने रहें दोस्तों, इस एक वीडियो को पूरा अंत तक देखें, भले 1 घंटे की वीडियो हो जाए, आप यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। ताकि मैं आपको स्टोरी के वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई, जब 1947 में भारत को आजादी मिली तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। और जो आर्थिक विकास और जो समृद्धि थी उसे हम बाजारी मांग और पूर्ति के आधार पर नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि निजी उद्यमी जो थे उनके पास पैसे की भी कमी थी और उन्हें प्रेरणा भी नहीं थी, क्योंकि उनको नहीं लगता था कि कोई ये लाभ की बात है। क्योंकि उस समय मांग क्या थी, वो बहुत कम थी, लोग बहुत गरीब थे, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं। फिर इसके लिए दोस्तों आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए। फिर गवर्नमेंट, यानी जब भारत को आजादी मिली, जब वहां की गवर्नमेंट को
ये समझ आ गई कि अगर देश में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है, आर्थिक विकास को बढ़ाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, खुद ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद यानी सरकारी क्षेत्र को आगे फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा, तभी देश का आर्थिक विकास हो सकता था। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राज्य के नेतृत्व में मतलब क्या हो गया, सरकार। सरकार का मतलब सरकारी उद्योग, सिंपल सी बात। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राज्य के नेतृत्व में नियोजित विकास कार्यक्रम ही भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का एकमात्र समाधान था। कभी दोस्तों सन 1947 में जब हमें आजादी मिली, 50 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1951 से 1 अप्रैल 1951 से दोस्तों हमने स्टार्ट की पंचवर्षीय योजनाएं, जिसमें हम 5 वर्ष के लिए आर्थिक क्रियाकलाप निर्धारित करते थे, जिसमें दोस्तों हम आने वाले समय पे जितने भी हमारे कार्यक्रम थी, जितनी भी नीतियां थी जो उद्योगों से जुड़ी हुई थी, भले वो कृषि से हो, उद्योग विनिर्माण क्षेत्र से हो या सेवा क्षेत्र से हो, ये सरकार ने जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि सरकार को ये बात क्लियर हो गई थी कि 190 साल की गुलामी के बाद भारत के जो निजी उद्यमी है वो इतने सक्षम नहीं थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को वो बढ़ा सके। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ पे ये देख लिया आपने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राज्य के नेतृत्व में ही नियोजित विकास कार्यक्रम ही भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का एकमात्र समाधान था। जब भी दोस्तों 1951 से लेकर 1914 तक लास्ट में, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इन्होंने योजना आयोग को बंद किया, एक योजना आयोग बनाया गया जिसका काम था 5 वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का, वो बंद कर दिया गया। लगभग 11 से 12 हमारी पंचवर्षीय योजनाएं रही। अब योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अभी जितने भी नाम थे उनको बदल दिया गया है, तो ये पंचवर्षीय योजना भी लगभग बदल दी गई है। तो ये भी क्लियर हो गई आपको बात। अब दोस्तों जो भारत सरकार थी, देखिए उस समय भारत को जब 1947 में आजादी मिली, तो उससे पहले पूरे विश्व में 2 प्रकार की मानसिकताएं चलती थी। एक चलती थी हमारी पूंजीवादी मानसिकता और एक चलती थी राष्ट्रवादी मानसिकता। जो पूंजीवादी मानसिकता के लोग थे उनका ये मानना था कि जो आर्थिक विकास हो या आर्थिक समृद्धि हो, उसका जो निर्णय है ना वो निजी उद्योगपतियों पे छोड़ देना चाहिए। जो भी संसाधन होंगे, जो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करेगा, अपने आप विकास होगा। और एक थी दोस्तों कि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी या सोच थी, उनका मानना था कि जो देश के संसाधन है उनका प्रयोग हम केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए करें। ठीक है, ऐसा था, 2 तरीके की मानसिकता। पर भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने कुछ बातें पूंजीवादी की रखी, कुछ बातें साम्यवादी की रखी और भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी यहां पे आप ध्यान दें, सरकारी उद्योग भी थे और निजी उद्योग भी थे। सार्वजनिक संपत्ति का अधिकार था सरकार के पास, निजी संपत्ति का अधिकार था लोगों के पास। तो यानी मिक्स किया, कुछ बातें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ली गई, कुछ साम्यवादी अर्थव्यवस्था से ली गई। तो यहां पे इसलिए लिखा है कि भारत में नियोजन की प्रक्रिया मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे में चलाई गई। तो आप देख सकते हैं कि 1951 से लेकर आज तक 2020 में आप देखें, कुछ चीजें आपको प्राइवेट, देखो सरकारी बसें भी मिलेंगी, प्राइवेट बसें भी मिलेंगी, सरकारी स्कूल भी मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल भी मिलेंगे, सरकारी बैंक भी मिलेंगे, प्राइवेट बैंक भी मिलेंगे, है ना, मिलेंगे ना। सरकारी संपत्ति भी आपको आसपास देखने को मिलती है और निजी संपत्ति भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था जो चली गई वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के हिसाब से चली गई। अब इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आप थोड़ा सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझिए, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपको समझा रखी है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें क्या, कैसे और किसके लिए जो उत्पादन किया जाता है उसका जो निर्णय होता है ना दोस्तों,
वो बाजार की शक्तियों की मुक्त अंतःक्रिया पर छोड़ दिया जाता है। यानी जिस वस्तु की मांग जितनी अधिक होगी उसका उत्पादन उतना अधिक होगा, और जिसकी मांग जितनी कम होगी उस वस्तु का उत्पादन उतना कम होगा। जिसमें जितना ज्यादा लाभ मिलेगा उस वस्तु का निर्माण ज्यादा होगा, जिसमें लाभ कम होगा उस वस्तु का निर्माण कम होगा। क्योंकि दोस्तों इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता था वो उत्पादन की संबंधित लाभ को अधिकतम करने का ही उद्देश्य होता था। कोई भी उद्यमी जो होता था वो उन्हीं वस्तुओं का, उन्हीं सेवाओं का उत्पादन करना सही मानता था जो उसे अधिक लाभ पहुंचाए। क्लियर है ये वाली बात? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो थी वो पश्चिम के देशों ने, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन्होंने जो अपनी अर्थव्यवस्था अपनाई वो थी दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें दोस्तों किस वस्तु का उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन नहीं करना है, कितनी मात्रा में करना है, किसके लिए करना है, ये पूरी स्वतंत्रता बाजार की शक्तियों पे था। यानी किसी वस्तु की जो बाजार मांग और पूर्ति है उसके आधार पर जो वहां के बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो लेते थे दोस्तों। ना उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। सरकार का काम केवल और केवल देश को बाहरी आक्रमण से बचाना और देश में शांति स्थापित रखना। सरकारी गतिविधि पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना। ऐसी अर्थव्यवस्था को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए मैंने आपको कहा एक है साम्यवादी, क्योंकि जब सन 1947 में आजादी मिली उससे पहले जो दो प्रकार की, जितने भी स्वतंत्र देश थे वो दो प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाते थे। एक पूंजीवादी जो अभी मैंने आपको बताई, और एक साम्यवादी। तो देखिए समाजवादी या साम्यवादी आप कह सकते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें क्या, कैसे और किसके लिए, क्या किन किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, किनका नहीं करना है, कैसे करना है, श्रम प्रधान तकनीक से करना है या पूंजी प्रधान तकनीक से करना है, किसके लिए, अमीर वर्ग के लिए करना है, गरीब वर्ग के लिए करना है, मध्य वर्ग के लिए करना है, ये उत्पादन किया जाना है। ये जो निर्णय थे ना दोस्तों ये केंद्रीय अधिकारी यानी सरकार के द्वारा लिए जाते थे। यानी दोस्तों ये हमारे सोवियत संघ जो था, जो सोवियत संघ था, जो यूएसएसआर था हमारा, उसकी नीति थी ये। क्योंकि उसका मानना था कि जो देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं ना दोस्तों, उसमें देश के सभी नागरिकों का एक समान अधिकार होता है, ऐसा उनका मानना था। तो जो संपूर्ण समाज कल्याण के विचार से निर्णय लिए जाते थे, देखिए संपूर्ण कल्याण से, वहां पे क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी हित को प्राथमिकता दी जाती थी और यहाँ पे सामूहिक हित को प्राथमिकता दी जाती थी। वहां पे सारे संसाधनों पे निजी स्वामित्व था, यहाँ पे सार्वजनिक स्वामित्व था। ये अंतर था दोस्तों दोनों में। तभी इन दोनों के बीच में बहुत लंबे समय तक क्या रहा, शीत युद्ध का दौर चलता रहा, क्योंकि दोनों की विचारधारा आपस में टकराती थी दोस्तों। ये आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊं तो मुझे प्लीज कमेंट लिखें। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस भी काफी अच्छी पढ़ा सकता हूं, बट मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, और आप भी चाहते हैं, और जो मेरी चैनल पे जो प्रसिद्धि मिली है वो इकोनॉमिक्स की वजह से मिली है। तो दोस्तों इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक आप देखा करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर दिया करें, और उसे ही दिया करें जिसको इसकी वास्तव में जरूरत हो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए निजी संपत्ति पर के स्वामित्व का अधिकार की अनुमति नहीं थी। जो समाजवादी या साम्यवादी या राज्यवादी अर्थव्यवस्था थी ना दोस्तों, उसमें कोई भी व्यक्ति निजी संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकता था। जब इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी वो सार्वजनिक यानी पब्लिक प्रॉपर्टी होती थी, उसमें सरकार का यानी देश के सभी निवासियों का समान अधिकार होता था। ऐसा था दोस्तों। अब भारत ने ना तो भैया पूंजीवादी अपनाई ना साम्यवादी अपनाई, भारत ने निकाला बीच का रास्ता। भारत ने क्या निकाला? बीच का रास्ता निकाला। भारत ने क्या किया? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए इस संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं वो बाजारी शक्तियों की मुक्त अंतक्रिया पर छोड़ दिए जाते हैं। परंतु दोस्तों साथ में केंद्रीय अधिकारी का समूचा नियंत्रण होता है। यह बात ध्यान रखना दोस्तों। देखिए भारत में आज भी है, आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है,
बट आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जब सरकार आपको लाइसेंस देगी ना, तो सरकार ये देखेगी कि निजी हित के साथ साथ क्या सार्वजनिक हित भी हो रहा है इसमें, और अगर सार्वजनिक हित में या देश के हित में कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी अनुमति नहीं देगी। और सरकार निजी क्षेत्रों से क्या लेती है? टैक्स लेती है, जिससे दोस्तों सार्वजनिक हित को साधा जा सके। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को एक साथ समृद्धि के एजेंट के रूप में, मैंने अभी आपको बताया कि अर्थव्यवस्था जो होती है उसके दो एजेंट होते हैं। एजेंट की बात करें, एजेंट जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। एक होते हैं दोस्तों निजी फर्म, यानी निजी जो होती है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है हमारा, और एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र जो हमारा निजी सरकारी क्षेत्र भी आप कह सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पे कहा कि जो निजी है और जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उन दोनों को समृद्धि के एजेंट, समृद्धि का मतलब मैंने आपको क्या बताया? उत्पादन बताया दोस्तों। और उत्पादन कैसे होता है? मैंने अभी आपको बताया भाई, हमें क्या चाहिए? लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, और दोस्तों इंटरप्रेन्योर्स चाहिए, है ना। और रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, वो हमारा द्वितीयक उत्पादन के कारक होते हैं। मैंने पहले भी बना रखे हैं इस पे वीडियो। तो मतलब दोनों ही कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें इस पेन का निर्माण करना है तो सरकारी कंपनियां भी कर रही है और निजी कंपनियां भी कर रही है, सिंपल। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया कि सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज ही बनाई, नहीं, सारी की सारी गवर्नमेंट ही बनाई, नहीं, दोनों का मिक्सअप किया, तभी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। मिश्रित मतलब मिश्रण। साम्यवादी अर्थव्यवस्था ली, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ली, दोनों में मिक्स कर दिया। आ गई बात समझ? तभी से मिश्रित अर्थव्यवस्था किया गया। तो ये यहां तक तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं। चैप्टर का नाम है पंचवर्षीय योजना। अब योजना बनाने के कुछ तो उद्देश्य होंगे, क्योंकि कोई भी योजना बिना उद्देश्य के तो नहीं बनती है। तो जो दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना थी, जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, उसके दो प्रकार के उद्देश्य थे। एक थे अल्पकालीन उद्देश्य और एक थे दीर्घकालीन उद्देश्य। जो दीर्घकालीन उद्देश्य थे ना, जो लंबे समय में एक देश की अर्थव्यवस्था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था प्राप्त करना चाहते थे, वो थे 5। और भी हो सकते हैं, बट 5 मेन थे। इस पे मैंने आपको डिटेल वीडियो भी बनाया था। तो देखिए, संवृद्धि, पहला क्या? संवृद्धि को बढ़ाना। संवृद्धि का मतलब उत्पादन को बढ़ाना, है ना। उत्पादन बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है आय बढ़ेगी, है ना। आय बढ़ेगी तो व्यय बढ़ेगा, व्यय बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है दोस्तों उपभोग बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो देन फिर उत्पादन बढ़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल सी बात। पर दोस्तों, समृद्धि में ना आपने याद रखनी है कि आर्थिक समृद्धि को ना भारत सरकार ये चाहती थी कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ भारत आर्थिक विकास भी हो। और आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का रूप कब धारण करती है? वो तब धारण करेगी दोस्तों जब वो जो राष्ट्रीय आय है ना, जो घरेलू आय है या राष्ट्रीय आय है, उसका जो भाग है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, कुछ ही लोगों तक ना पहुंचे। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ गई। तो यानी उत्पादन को बढ़ाना था, साथ में दोस्तों उस उत्पादन से जो आय हो रही है ना, उसका बंटवारा सभी लोगों को हो, और जो जनसंख्या की वृद्धि है ना, उससे ज्यादा होनी चाहिए और दीर्घकाल में। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। साम्य, साम्य मतलब है इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या है? समानता। यार आप लोकतंत्र देखिए, भारत को सन 1947 में आजादी मिली, क्यों मिली? क्या बुरे थे भाई अंग्रेज? अंग्रेजों में कोई बुराई थी तभी तो उनको भगाया गया, है ना। क्यों भगाया गया? रीजन यार असमानता थी ना, अन्याय था, समानता नहीं थी, सभी को समान ही था। जमींदार मजे लूट रहे थे, अंग्रेज भी मजे लूट रहे थे, बट जो कृषक वर्ग थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो दलित थे, जो महादलित थे, जो अन्य पिछड़ी जाति के लोग थे, वो बहुत नुकसान थे। सारी मेहनत वो ही करते थे,
किसान ही सारी मेहनत कर रहा था, मजदूर ही सारी मेहनत कर रहा था, बट जो मेवा खा रहे थे वो परजीवी वर्ग खा रहा था, जो कि जमींदार थे। मैंने पहले चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया ये बात। तो दोस्तों साम्यता को बढ़ाने के लिए ये भी उद्देश्य था। तो इसके लिए क्या किया गया, जो भूमिहीन किसान थे उनको भूमियां बांटी गई, यानी जो जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिन्हों मतलब अंग्रेजों ने जिन्हें बड़े बड़े जमीन के टुकड़े दिए थे, उनसे जमीनें छीनी गई और भूमिहीन किसानों को बांटी गई, ताकि इक्वालिटी आए। इक्वालिटी लाना बहुत जरूरी था। अगर इक्वालिटी ही नहीं लाते तो फिर लोकतंत्र किस बात का भाई। इससे अच्छा तो फिर वो आजादी ही नहीं चाहिए थी हमें। अंग्रेजी बढ़िया थे, उससे पहले मुगल ही बढ़िया थे। भैया लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार होते हैं और सभी नागरिकों को जीविका कमाने का भी समान अधिकार होना चाहिए। किसी किसान के पास तो इतनी जमीन थी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, और किसी किसान के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी, वो भूमिहीन था, दूसरों की खेती पे काम करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा नहीं चल पाता था। तो भारत सरकार को जैसे ही आजादी मिली सन 1947 में, 50 में संविधान लागू हुआ, 51 से नीतियां हमने बनानी स्टार्ट की, तो उसमें सबसे पहला काम हमारा यही था, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना था। तो भैया इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उन किसानों को जमीन दी जाए, जिससे सभी में समानता आए, सभी को समान अधिकार दिए जाए, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भले वो महिला हो, भले वो पुरुष हो, है ना, भले वो किसी भी वर्ग का हो, भले वो दलित हो, भले वो ओबीसी से बिलोंग करता हो, भले वो एसटी से बिलोंग करता हो, भले वो जनरल से, समानता, समान अधिकार। आप जानते ही हैं दोस्तों, अगर आपको पॉलिटिकल हो तो आपको पता ही है कि मौलिक अधिकार हमें सभी को दिए गए, तो समानता स्थापित करना भी था। इन आर्थिक, अगर हम आर्थिक परिवेश से देखें तो हमें समानता, पूर्ण रोजगार, क्योंकि दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी ना, वो निर्धनता यानी गरीबी और बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी होगी, काम ही नहीं होगा तो इंसान गरीब तो अपने आप ही होगा, रोजगार होगा तो गरीब नहीं होगा, रोजगार बेरोजगार होगा तो गरीब होगा, नेचुरल सीधा संबंध है। तो भैया जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगी 5-5 वर्षों की, तो भारत सरकार की सबसे मेन प्राथमिकता थी कि गरीबी को कम किया जाए। गरीबी को कम करने का एकमात्र कारण, एकमात्र समाधान था कि लोगों को रोजगार दिया जाए। जितने भी लोग वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक होते हैं उन्हें काम दिया जाए। अब जो धन्ना सेठ हैं, जो काम ही नहीं करना चाहते, तो उसका क्या किया जा सकता है, क्योंकि भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम तो मिलता है बट दोस्तों वो काम नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग को बेरोजगार नहीं कहते, बेरोजगार उन लोगों को कहा जाता है जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक भी हैं, योग्य भी हैं, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति को देश की अर्थव्यवस्था में प्राप्त करने का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं का। इसके बाद दोस्तों बात करें आधुनिकीकरण, यानी दोस्तों आधुनिकीकरण आपने देखा, यूरोप हो, अमेरिका महाद्वीप हो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, और स्पेशली रशिया हो, ये बहुत विकसित हो चुके थे। भारतीय किसान आज भी बैलगाड़ी का प्रयोग कर रहे थे, जबकि अमेरिका, फ्रांस, यूके, वहां पे बड़े बड़े ट्रैक्टर, ये वो कितनी चीजें बदल गई थी। तो पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के भी चलना भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट करना। यार कब तक हम बैलगाड़ी में घूमेंगे भाई, है ना। तो नेचुरल सी बात है, आधुनिकीकरण भले वो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड हो, औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड हो, या सेवा क्षेत्र से रिलेटेड हो, तो भारत सरकार का ये भी था कि आधुनिकता, मॉडर्न मशीनों का प्रयोग किया जाए, जिससे उत्पादकता बढ़े और रोजगार के अवसर भी बढ़े। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मशीनों ने ना श्रमिकों की श्रम यानी नौकरियां कम कर दी। नहीं यार, आप ये गलत सोचते हैं, आप बिल्कुल गलत। इसमें मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि जितनी टेक्नोलॉजी इनहेंस होगी ना दोस्तों, रोजगार को बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। क्लियर है, रोजगार बढ़ता है टेक्नोलॉजी बढ़ने से, टेक्नोलॉजी आने से। जितनी उन्नत टेक्नोलॉजी होगी उतना उत्पादन बढ़ेगा। क्लियर है, उत्पादन बढ़ेगा,
आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगा तो व्यय बढ़ेगा, व्यय बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो बचत भी बढ़ेगी, है ना। ऐसे सीधा लिंक है इनका आपस में। तो दोस्तों आधुनिकरण यानी मॉडर्न मशीनों का प्रयोग करना, आत्मनिर्भरता, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, यानी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये जो शब्द है ना, उन्होंने पकड़ लिया है इसको। जब भी आपने देखा होगा अभी पिछले कितने दिनों से आत्मनिर्भर भारत, भाइयों बहनों आत्मनिर्भर बनो, है ना, आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भरता का ज्ञान जो है ना आज से नहीं चला आ रहा, 1951 से चला आ रहा है। भले वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो या तृतीयक क्षेत्र हो, हमें उत्पाद खाद्यान्न में भी आत्मनिर्भर बनना है, हमें औद्योगिक क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना है, और हमें सेवा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना है। यानी हमें दूसरों पे निर्भर ना करना पड़े। हमें गेहूं चावल हो या पेन पेंसिल कोई भी वस्तु मशीनें हो दूसरे देशों से ना मंगाने पड़े। यानी भारत देश इतना सक्षम हो कि उसे उसके नागरिकों को जो भी चीजें चाहिए वो खुद बनाने का सक्षम हो। इसे ही कहते हैं हम आत्मनिर्भर। अभी नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, जिसमें जो डिफेंस के जो उपकरण थे, जो पहले हम चाइना से इंपोर्ट कर लेते थे या अदर कंट्री से इंपोर्ट कर लेते थे, उस पे बैन कर दिया है। अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी साहब ने एक और बहुत अच्छा काम किया था कि उन्होंने चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था, जिससे टिकटॉक ये, तो अब आपने देखा कि जो इंडियन ऐप है वो ग्रो कर रहे हैं। तो अपनी वस्तुओं को जो भी रिक्वायरमेंट है भारत की, वो भारत के नागरिक खुद करें, इसे ही कहेंगे हम आत्मनिर्भर। क्लियर है दोस्तों। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नरेंद्र मोदी के भाषण सुन सकते हैं, आपको निर्भरता का ज्ञान वो ज्यादा बेहतर दे सकते हैं मेरे कंपैरिजन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगली स्लाइड्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए दोस्तों, जब 1950 से 1990 की जो अवधि थी ना, कि अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था के जो प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण, ये प्रत्येक होगा, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। भले वो कृषि क्षेत्र हो, भले वो औद्योगिक क्षेत्र हो, भले वो कौन सा हो, सेवा क्षेत्र हो, तीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अगर हम बात करें लगभग 40 साल में हमने काफी अच्छा काम किया, और इन 40 साल में सिर्फ एक दो बार ऐसा होगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं हो, बाकी किसी अदर गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट हो। बाकी 40 में से आप मान सकते हैं कि 35 साल के लगभग कांग्रेस ने राज किया, और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट किया, क्योंकि भारत बहुत ही लंबी गुलामी के बाद आजाद हुआ था। उससे पहले 600-700 साल मुगलों ने हम पे राज किया था, उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, और इतनी लंबी गुलामी के बाद देश को 40 साल में काफी अच्छा रिस्पांस मिला। भले वो प्राथमिक क्षेत्र की बात हो, भले वो द्वितीयक क्षेत्र की बात हो, भले वो तृतीयक क्षेत्र की बात हो, बहुत ही अच्छा काम किया गया, बहुत अच्छी तरीके से परिवर्तन किया गया। परंतु दोस्तों यह परिवर्तन की जो समृद्धि थी और विकास की जो दिशा में था, यानी उत्पादन बढ़ाया गया, और दोस्तों ये देखा गया उत्पादन बढ़ने से जो आय बढ़ी, उस आय का भाग लगभग सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, सभी को बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की, स्वास्थ्य सेवा देने की कोशिश की गई, ताकि लोगों का जीवन स्तर बदले, जीवन स्तर में सुधार हो। आप समझ रहे, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप अगर हम बात करें कृषि की, देखिए 3 क्षेत्र है ना, कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि की विशेषता हरित क्रांति के रूप में देखी गई। हरित क्रांति दोस्तों 1966 में एक नीति आई, हरित क्रांति, जिसने भारतीय कृषि की रूपरेखा ही बदल दी। जिस भारतीय कृषि का बिल्कुल गला घोट के मार दिया था अंग्रेजों ने, उसे एक दोबारा कमर कस के उठ खड़ा कराया हरित क्रांति ने। और हरित क्रांति लोगों के लिए हरि का अवतार बनी। हरि मतलब हरि विष्णु भगवान का अवतार बनी। और हरित क्रांति क्यों कहा जाता है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये क्रांति क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता। क्रांति का मतलब होता है एक ऐसा परिवर्तन जो सदियों में नहीं हुआ हो। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि लुईस 16वां का तख्ता पलट कर दिया था ना फ्रांस के लोगों ने, इतिहास की बात कर रहा हूं।
तो दोस्तों 15 पीढ़ी, उससे पहले 15 पीढ़ी राज कर रही थी, किसी ने आवाज नहीं उठाई। बस लुई 16 ने जब टैक्स बढ़ाया, बहुत हुआ, तो लोगों ने उसका इतना दब के विरोध किया कि उसका भैया हाथों से महल डाल दिया और उसका गला काट दिया। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, सदियों में नहीं हुआ था। और इतना बड़ा परिवर्तन, जो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है ना बहुत टाइम बाद, उसको उसको कहते हैं क्रांति। क्या कहते हैं? क्रांति। देखो 1600 ईस्वी से लेकर अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, और 1900 ईस्वी के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने क्या किया? फांसी चढ़ गए उनके लिए। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। तभी उन्हें क्या कहा गया? क्रांतिवीर कहा गया, क्रांतिकारी कहा जाता था उन्हें, क्योंकि वो बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे थे। इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। और पहले क्रांतिवीर कौन थे, आप मुझे बता सकते हैं क्या? भाई हमारे पहले थे मंगल पांडे, 1857 का जो विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो हरित क्रांति, क्योंकि इससे पहले जो कृषि चल रही थी ना भारत में, वो बहुत टाइम से ऐसी चल रही थी। बट पहली बार दोस्तों हमने क्या किया ना, सिंचाई के साधनों में परिवर्तन किया, जो बीज थे उसमें, खाद में परिवर्तन किया, बहुत सारे परिवर्तन किए, और ऐसे परिवर्तन किए जो पहले से कभी नहीं थे। ठीक है, तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि का उत्पादन बढ़ा। पहली बात तो उत्पादन बढ़ा, और कई गुना बढ़ा दोस्तों। मैंने आपको पहले चैप्टर में ये बहुत अच्छे तरीके से बताया था, कंपैरिजन करके दिखाया था मैंने। तो देखिए कृषि का उत्पादन बढ़ा, और कृषि उत्पादकता में भी क्रांतिकारी वृद्धि हुई। एक तो भैया गेहूं का उत्पादन बढ़ा, चावल का बढ़ा, सब्जियां का भी उत्पादन बढ़ा। और दोस्तों उत्पादकता मतलब कम जमीन पे भी हम ज्यादा से ज्यादा फसल उगा पा रहे थे। उत्पादकता, उत्पादन तो बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ी। यानी अब हम जमीन के छोटे से टुकड़े में ज्यादा अनाज की पैदावार कर सकते थे। ये सब हुआ दोस्तों हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले बीजों की तकनीक का परिणाम था। नई तरीके के हमने बीजों का प्रयोग किया, जो आगे चल के क्या कहलाए? चमत्कारी बीज कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? चमत्कारी बीज। और आप जानते हैं दोस्तों, पंजाब हो या हरियाणा हो, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश खाद्यान्न के लिए, अनाज के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों अनाज को उगाया जाता है, और उसका बहुत बड़ा श्रेय दोस्तों हरित क्रांति को जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो कृषि क्षेत्र की बात करें तो हरित क्रांति ने जितने भी उद्देश्य थे ना, पंचवर्षीय योजनाओं के सारे उद्देश्य प्राप्त कर लिए थे। बट दोस्तों कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, कभी पूर्ण रूप से उद्देश्य नहीं रहता, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। और कमी रहने का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि भारतीय जो जनसंख्या थी ना, वो विस्फोट हो रखा था उसमें। विस्फोट मतलब क्या? अगर उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है, तो भैया जनसंख्या तो उससे 50 गुना आगे बढ़ रही है। समझ रहे हो ना? तो देखिए कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन के संदर्भ में भूमि सुधारों का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। भूमि सुधार, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, बहुत कम अंग्रेज बहुत सारे भारतीयों पे अधिकार जमा रहे थे। तो उन्होंने हमारे कुछ बहुत सारे दोगले भारतीय थे जो जमींदार कहलाते थे दोस्तों। जमींदारी प्रथा, जमींदार हमसे टैक्स लेते थे आम भारतीय से, और वो अंग्रेजों को देते थे। इसी प्रथा को हम कहते थे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जब भारत को आजादी मिली 47 में, 50 में संविधान लागू हुआ, 51 से दोस्तों जब हमारा पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की गई, और पहली पंचवर्षीय योजना में जब कृषि पे फोकस किया गया, तो सबसे पहले तो भैया भूमि सुधार किए गए। यानी उन लोगों को भूमि दी गई जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी। और दोस्तों ये जो जमींदारी प्रथा थी, इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अभी भी है कहीं कहीं, तो अभी भी, क्योंकि इन जमींदारों ने सबसे ज्यादा मजे लूटे अपनी जिंदगी में। तो देखिए भूमि के जोतने वालों को भूमि का स्वामित्व, जो वास्तविक रूप से भूमि को जोतता था यानी खेती करता था, उसे उसका मालिक बना दिया गया। पर दोस्तों थोड़ा सा एक हमारे देश में राजनीति ज्यादा बढ़ी, कुछ लोगों को ये चुभ रहा था, जिसकी वजह से दोस्तों ये बंद हो गया। कृषि क्षेत्र में समय को बढ़ावा देने वाले परिवर्तन थे भूमि की जोतों पर उच्चतम सीमा को लगाए जाना। यानी जो कृषि यानी कृषि क्षेत्र में सभी को समान अवसर देने की बात की जाए, समानता की बात की जाए, तो दोस्तों भूमि की जोतों पर उच्चतम सीमा, यानी कोई किसान भूमि पर इतनी ही फसल उगा सकता है, अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई। और
फालतू भूमि के छोटे व सीमांत किसानों को, भूमिहीन कृषकों को पूर्ण वितरण कर दिया गया। और जो फालतू की जमीन थी, जो बड़े बड़े जमींदारों के पास थी, वो जो मध्यम वर्ग के किसान थे, जो छोटे किसान थे, उनको बांट दी गई, जिससे दोस्तों भूमि सुधार कहा गया। अब दोस्तों देखिए, ये जो कृषि क्षेत्र में जो समय परिवर्तन था वो ठोस था, बट पूरा नहीं था दोस्तों, और भी सुधार की जरूरत थी। बट दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति को ये भा नहीं रहा था। जो अमीर वर्ग के लोग थे, उनके वजह से ये भूमि सुधार का कार्यक्रम अच्छी तरीके से नहीं चल पाया। भूमि सुधार का काम उत्साहपूर्वक ढंग से किया गया, किंतु इसे जल्दबाजी में समाप्त कर दिया गया। उसके पीछे तर्क है राजनीति, जो कि बहुत ही गंदी है दोस्तों हमारे देश में, और हम राजनीति के मारे भी हैं, ठीक है, इसलिए मुझे राजनीति से बहुत नफरत है। अब देखिए, औद्योगिक विकास की बात करें, हमने प्राथमिक क्षेत्र की तो बात कर ली, जिसे हमने कृषि क्षेत्र की बात की। अब हम बात करते हैं औद्योगिक विकास की। औद्योगिक विकास भी वास्तविक था यार। अगर हम 1947 की बात करें, जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, तब औद्योगिक क्षेत्र ना के बराबर ही था। जो भारतीय जनसंख्या थी, जो भारतीय लोग थे, उसका 70% है, मोर देन 70% जो जनसंख्या थी वो किस पे आश्रित था? कृषि पर। बट 50 से जो 90 तक की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई, और वास्तविक रूप से वृद्धि हुई। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जीडीपी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा कृषि की तुलना में अधिक रहा। पहले कृषि का सबसे ज्यादा था। अगर सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है? एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में समस्त वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के कुल जोड़ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। उसके मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, या हम उसके उत्पादन को कहते हैं। एक वास्तविक होता है, एक मौद्रिक होता है, आपको बता रखा है ये मैंने। तो दोस्तों मतलब अब औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होने लगा, जबकि पहले कृषि का था। इसका निदान, यानी इसका मतलब ये था कि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ, यानी सड़कों का निर्माण हुआ, जन संचार के साधनों का निर्माण हुआ, ठीक है, मार्केटों का विस्तार हुआ, बैंकिंग व्यवस्था आई, वित्तीय व्यवस्था बनी। यानी जो संरचनात्मक परिवर्तन हुए, जो बेसिक थे दोस्तों। आप कोई भी घर बनाते हो, उस घर की नींव सबसे मेन होती है। ऐसी दोस्तों एक देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसका औद्योगिक क्षेत्र तब अच्छा होगा जब वहां पे बेहतर यातायात के साधन होंगे, बेहतर वित्तीय व्यवस्थाएं होंगी, बैंकिंग व्यवस्था होगी, ठीक है, पुल होंगे, सड़कें होंगी, मार्केट होगी, है ना, बहुत सारी बातें, टैक्स मतलब सरल टैक्स प्रणाली होगी। तभी तो संरचनात्मक परिवर्तन किया गया, संरचनात्मक परिवर्तन आया। पेशे ढांचे में कृषि औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा। अब ये पेशेवर ढांचे मतलब सेवा क्षेत्र। मैं नौकरी करता था पहले, भारत के 100 लोगों में से 70 लोग केवल कृषि का काम करते थे, 10% मजदूर होंगे और बाकी कुछ स्वरोजगार करते होंगे। बट अब क्या हो गया दोस्तों? जो प्राथमिक क्षेत्र था ना, उसमें निर्भरता कम हो गई। अब लोग बात खेती ना करके उद्योग धंधे करने लगे, मतलब फैक्ट्रियों में काम करने लगे, कोई डॉक्टर बनने लगा, कोई इंजीनियर बनने लगा। यानी इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि पेशेवर ढांचे में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा। पेशेवर ढांचे में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा, भले ही ये वृद्धि आशा से कम थी, मतलब उतनी ज्यादा नहीं थी, बट फिर भी बढ़ा। संवृद्धि के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक विषमता देखी गई। यानी दोस्तों देखिए, संवृद्धि तो हुई, देश का जो उत्पादन था वो बढ़ रहा था, देश की जो आय थी वो भी बढ़ रही थी, निवेश बढ़ रहा था, सब कुछ बढ़ रहा था, बट विषमता देखी गई, अधिक विषमता देखी गई। उसका कारण क्या था? नए नए उद्योग लगना। जैसे उस समय का एक बहुत ही फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले लोग बाग हाथ का पंखा बनाते थे, ठीक है, हाथ का पंखा, फिर टेबल फैन आ गया, कहते सीलिंग फैन आ गया, कूलर आ गया। तो ये जो फैन है या ये टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली का निर्माण हो गया था ना, आप समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सूर्य उदय उद्योग कहा गया। तो विषमता अर्थव्यवस्था में जड़ पकड़ने लगी। जो रोजगार और समय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। जो MSME जो कहलाते हैं,
यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो हम कहते हैं, जिसके लिए अभी नरेंद्र मोदी साहब ने बिना सिक्योरिटी का क्या कर रखा है, लोन बोल रखा है 10 मिनट का, है ना, 10 लाख का। और इसके बाद दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करने तथा घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से सुरक्षित रखने के लिए आंतरिक दृष्टि वाली व्यापार नीति को अपनाया गया। यानी दोस्तों पूरा का पूरा फोकस था देशी व्यापार पर, ना कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर। यानी कोई भी दूसरा देश भारत में कोई बनी हुई वस्तु को बेचता था तो उसमें ज्यादा कर लगाया जाता था, ताकि वो मार्केट में आने से ज्यादा महंगी हो जाए। ज्यादा महंगी होने से और जो स्वदेशी वस्तु थी वो सस्ती होने से लोग किसको खरीदे, सस्ती को खरीदे। ठीक है, ये बात और जो आयात प्रतिस्थापन, जो देश जो हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो दूसरों देशों से मंगाते थे उनको उनसे ना मंगा के हम अपने देश में ही बनाने की कोशिश करते थे, जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने मेक इन इंडिया के माध्यम से करने की कोशिश की। जो हो सकी या नहीं हो सकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आंतरिक दृष्टि वाली व्यापार रणनीति के दो मुख्य घटक इस प्रकार थे, भारी आयात शुल्क लगाना, यानी जो दूसरे देशों में बनी वस्तु तथा सेवाएं थी उन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाना, और आयात का कोटा निर्धारित करना। एक उद्यमी हो, भले वो प्राइवेट सेक्टर का हो, गवर्नमेंट सेक्टर का हो या पब्लिक सेक्टर का हो, वो एक निश्चित मात्रा तक ही दूसरे देशों से वस्तु या कच्चे माल का आयात कर सकता था, उससे ज्यादा नहीं कर सकता था। इसी से जाके हमारा देशी व्यापार बढ़े। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुरूप औद्योगिकरण की प्रक्रिया को दिशा दिखाई गई। तो दोस्तों आपको पता है कि दूसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसका जो अल्पकालीन उद्देश्य थे, आगे देखिए मैंने आपको बताया 2 तरीके के उद्देश्य थे, एक दीर्घकालीन एक अल्पकालीन। अल्पकालीन जो 5 वर्ष के लिए जो उस नीति के एक ही पंचवर्षीय योजना के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश है। पहली पंचवर्षीय योजना पे फोकस था कृषि क्षेत्र पे और दूसरी पंचवर्षीय योजना पे फोकस था औद्योगिक क्षेत्र पे दोस्तों। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1956 में आया उसने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को दिशा दिखाई, उसमें सभी ये सारे निर्णय लिए गए। इस प्रस्ताव में समृद्धि और विकास की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र जो कि सरकारी क्षेत्र थे दोस्तों, उद्यमों की भूमिका को प्रमुख स्थान दिया गया, जिन्होंने हमें डुबो दिया दोस्तों आगे चल के। अब बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है आज का। सन 1950 से 90 की अवधि के दौरान आर्थिक क्रियाओं के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विस्फोट हुए, यानी बोले कि सभी में होगा, भले वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय को या तृतीय को, सभी में वृद्धि हुई। पर दोस्तों हमारा जो देश है, हमारा देश महान अकुशलता, भ्रष्टाचार, रिसाव और चोरी आदि के कारण इसमें बहुत बड़ा धक्का लगा। दोस्तों भारत आज जहां पे स्टैंड करता है ना 2020 में, ये और भी बहुत अच्छा होता अगर भारत में भ्रष्टाचार नहीं होता, चोरी नहीं होती और सार्वजनिक उद्यमों का सही से प्रयोग किया गया होता। पर दोस्तों आपको पता है ना, जो सरकारी नौकरी पा लेता है वो सरकारी दामाद बन जाता है, सरकारी दामाद काम को ही करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना, इस वजह से दोस्तों ऐसा हुआ। अतः सार्वजनिक क्षेत्र देश के दुर्लभ संसाधन का एक निकास सिद्ध हुआ, मतलब बर्बाद कर दिए उसने। आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं, रेलवे बेच रहे, इंडियन एयरलाइन बेच रहे। क्यों बेच रहे? भैया उसके एम्प्लॉय काम नहीं करते थे। इसमें नरेंद्र मोदी की पूरी तरीके से गलती नहीं है, उसकी एम्प्लॉयज की भी गलती है। अगर आज ये लोग कह रहे हैं, देखिए आपने सुना होगा डीटीसी घाटे पे चल रही है और एक सूर्या कंपनी है जो प्राइवेट है वो फायदे में चल रही है। तो भैया डीटीसी क्यों चल रही है? क्योंकि डीटीसी के जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, जो उनके नीति निर्माता हैं, वो इतना सीरियस लेते ही नहीं है, कि सोचते हैं सरकार को होगा ना लॉस, हमें कोई होगा। इस वजह से दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आया हमारा, नई आर्थिक नीति आई गई जिसमें हमने एलपीजी का प्रयोग किया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तभी ये आई। तो अगले चैप्टर में मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये तरीका कैसे लगा, मुझे जरूर कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के वीडियोस बनाऊं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।